ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीणा दानी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए साथियों, सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार छात्रों, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं अभिवृत्ति इस विषय के बारे में, और अभिवृत्ति विषय का पहला भाग आप सुन चुके हैं। अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में ये भाग 2 इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार, यहाँ प्रथम प्रश्न पत्र है और उसी के अंतर्गत जो तृतीय इकाई है उसमें अभिवृत्ति विषय दिया हुआ है। तो अब तक के हमारी चर्चा के अनुसार छात्रों आप समझ ही गए होंगे कि हमारी अभिवृत्ति, हमारी मनोदशा यानी कि हमारा नज़रिया, यह हमारे जीवन के लगभग हर एक पक्ष को प्रभावित करता है। चाहे जहाँ भी कोई व्यक्ति काम करता रहे, चाहे आप छात्र के रूप में जहाँ भी पढ़ाई करते रहे, जब तक हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं होगी तब तक हमें जीवन में पूरी सफलता नहीं मिल सकती। तो इस चर्चा सत्र के जो उद्देश्य हैं वो देखें। इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने के उपाय जानेंगे, मूल्य की अवधारणा समझेंगे, मूल्य व अभिवृत्ति में विभेद करेंगे, अभिवृत्ति परिवर्तन की परिस्थितियां बतलाएंगे, अनुनयात्मक संप्रेषण द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन को वर्णित करेंगे। तो इतने सब उद्देश्यों की हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक बनी रह सकती है। थोड़ा सा छात्रों में आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। हमारी अभिवृत्ति भाग 1 की चर्चा में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी कि नकारात्मक अभिवृत्ति के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं और सकारात्मक अभिवृत्ति को बनाए रखने से किस प्रकार हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ सकते हैं। किंतु बहुत बार जब मेरी चर्चा अपने साथियों से होती है तो वो ये प्रश्न पूछते हैं, और आपके मन में भी ये प्रश्न बना रह सकता है कि हम अपनी अभिवृत्ति को हमेशा सकारात्मक कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी है जो कि हमारी अभिवृत्ति को सकारात्मक बने रहने नहीं देती। तो इसको हम संक्षेप में यूँ कहें कि हमारी अभिवृत्ति या मनोदशा को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। एक है नियंत्रण के अधीन और दूसरा है हमारी नियंत्रण से बाहर। कोई भी घटना जब घटित होती है तो निश्चित रूप से कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि हमारे बस में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, और उन्होंने भी उस घटना को घटित होने में मदद की है। किंतु कुछ कारक ऐसे होते हैं जो नियंत्रण के अधीन होते हैं, जो हमारे बस में होते हैं। ये कोटेशन मैंने एक जगह पढ़ा
इसको मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ। What happens around us is largely outside our control. जो कुछ भी हमारे आसपास घटित होता है वह मुख्यतः हमारे नियंत्रण के बाहर ही होता है। But the way we choose to react is not. किंतु उस घटना के प्रति हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं वह हमारे हाथ में है, क्योंकि उसका हम चयन कर सकते हैं। उसको हम चुन सकते हैं कि उस घटना के प्रति हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी है। जो कारक नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें हम स्वीकार करेंगे तो इससे जाने अनजाने हमें ही लाभ होगा, क्योंकि ऐसी बात है छात्रों कि जो कारक हमारे बस में नहीं है उन्हें हम क्या करें बताइए। बेहतर यही है कि उन्हें हम स्वीकार कर लें। तो इससे कम से कम हमें ये तो फ़ायदा होगा कि जितने जल्दी हम उन कारकों को स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम अपना रवैया, हम अपनी मनोदशा को सकारात्मकता की ओर ले आएंगे। मित्रों देखिए, ये एक कार्टून जो मैंने देखा था मैं आप लोगों के लिए भी लाई हूँ। इसमें आप देख रहे हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके ज़रिए हम चीज़ों को देखें। आपके मन में सवाल उठ रहा है भला कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम चीज़ों को देखें। देखिए, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है उसका जो सकारात्मक पहलू है उसको हम मैग्नीफाई करें, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, और उसका जो नकारात्मक पहलू है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की उल्टी तरफ से यानी माइक्रो लेवल से देखेंगे तो उसकी जो नकारात्मकता है वो हमें कम दिखाई देगी, और सकारात्मकता जो है वो जब बड़े दृष्टिपटल पर दिखाई देगी, बड़े रूप में दिखाई देगी, तो वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो मित्रों, ये है जीवन में सकारात्मक नज़रिया बनाने का राज। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ें। सकारात्मक अभिवृत्ति कैसे बनाएं? निरंतर प्रयास करें। अपने आप कभी भी सकारात्मक अभिवृत्ति बन ही नहीं सकती, हमें इसके लिए सक्रिय कोशिश करनी पड़ेगी। छोटी छोटी खुशियां ढूंढें। लंबी खुशियों का इंतज़ार करते यदि हम बैठे कि ये अवसर आएगा तब हम जा कर के खुश होंगे, इसका मतलब ये है कि वो अवसर आने तक क्या आप कभी खुश रहेंगे ही नहीं? तो ऐसा नहीं करेंगे। छोटी छोटी खुशियां हम तलाशते रहें और खुश भी होते रहें। भावनाओं को छुपाए नहीं बल्कि अभिव्यक्त करें। जितना आप भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे, चाहे वे नकारात्मक भावनाएं ही क्यों न हो, उतना अधिक आपका नज़रिया सकारात्मक बनने में आपको फ़ायदा पहुंचेगा, लाभ होगा। आनंददायक व पसंदीदा कार्य करें। अपनी रुचि के कामों में ज़रूर हिस्सा लें। नकारात्मक बातों पर चिंतन ना करें, क्योंकि ऐसी बातों पर यदि हम कितना भी सोच विचार करेंगे तो उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला। परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखें। चाहे आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या भी आ गई है जिसका आपको हल दिखाई नहीं दे रहा, तो भी यदि हम उसी परिस्थिति को इस रूप में देखेंगे कि हमारे लिए ये एक चुनौती है, हमारी काबिलियत के लिए ये एक चुनौती है और हम इस समस्या का भी मुकाबला करने का ये हमें एक अवसर मिला है, ये एक हमें चांस मिला है, इस रूप में यदि हम देखते हैं तो ज़रूर उसका भी कोई ना कोई हल निकल आता है। कभी भी हार न मानिए। तो ये है सकारात्मक नज़रिया बनाने रखने के कुछ उपाय। अब आपके सामने शायद ये प्रश्न भी उपस्थित हो रहा होगा कि अभिवृत्ति के बारे में तो आपने जान लिया, समझ लिया, पर अभिवृत्ति और मूल्य ये दोनों क्या एक ही है या इन दोनों में कोई अंतर भी है? ये समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी भी है कि मूल्य क्या है। तो वहाँ हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं मूल्य के बारे में, लेकिन अभिवृत्ति से संबंधित मुझे लगता है कुछ प्रश्नों को हम पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपसे ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी इनके उत्तर ढूंढ के रखें, क्योंकि
वे उत्तर अभी तक हमने जितनी चर्चा की है उसी से संदर्भित है, उसी के बारे में है। अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है, अभिवृत्ति के विभिन्न पक्ष क्या है, अभिवृत्ति निर्माण के कारक कौन से हैं, क्या अभिवृत्ति उपलब्धि को प्रभावित करती है, सकारात्मक अभिवृत्ति के क्या लाभ हैं और अभिवृत्ति को हम सकारात्मक कैसे बनाएं। तो ये प्रश्न आपके लिए हैं जो कि इस चर्चा सत्र पर ही आधारित है। अब हम जानना चाहते हैं मूल्य के बारे में। मूल्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मूल्य क्या है और किस प्रकार मूल्य तथा अभिवृत्ति में अंतर होता है। तो संगठनात्मक व्यवहार में और प्रबंधन के क्षेत्र में मूल्यों का बहुत महत्व है, इसलिए भी क्योंकि मूल्य हमारी अभिप्रेरणा को और हमारी अभिवृत्ति को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि हम किस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करेंगे, किस वस्तु की ओर ध्यान देंगे, ये भी कुछ हद तक हमारे मूल्य ही निर्धारित करते हैं। मूल्य यानी वैल्यूज़ मूलभूत दृढ़ विश्वास यानी कन्विक्शंस हैं। कोई विशिष्ट व्यवहार व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से वांछित है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्य द्वारा होता है। अब मैं आपको इसके लिए एक दो उदाहरण बताऊं। जैसे मान लीजिए किसी देश में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, कुछ व्यवसायों में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं। ये जो प्रश्न है वे मूल्य आधारित है, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका उत्तर हाँ के रूप में दे सकता है, होना चाहिए, और कोई ये कह सकता है कि ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मूल्य होते हैं व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से वांछित व्यवहार के बारे में, और ये व्यक्ति का अपना खुद का नज़रिया हो सकता है। मूल्य में निर्णयात्मक तत्व होता है, जजमेंट। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही इनका निर्माण शुरू हो जाता है। मूल्यों को हमारे परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र समूह व अन्य लोग भी प्रभावित करते हैं। मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। एक बार जो हमारे जीवन मूल्य बन जाते हैं वे बार बार बहुत जल्दी नहीं बदलते। मूल्य हमारी अभिवृत्ति, प्रत्यक्षीकरण व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। आइए अब हम जानें कि अभिवृत्ति व मूल्य में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने चर्चा की थी, अभिवृत्ति का संबंध किसी भी मूर्त या अमूर्त वस्तु से होगा, या व्यक्ति से होगा, या परिस्थिति से होगा, जबकि मूल्य का संबंध किसी वस्तु के संपूर्ण समूह से होता है। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में भावात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है। कई वैयक्तिक अभिवृत्तियां मिलकर एक मूल्य का निर्माण होता है। अभिवृत्तियां 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ, किंतु मूल्य कई प्रकार के होते हैं। अभिवृत्तियों की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर व स्थायी होते हैं। तो छात्रों, अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो मूल्य तथा मूल्य और अभिवृत्ति में जो अंतर है उसके बारे में की थी। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अभिवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं। अब अभिवृत्ति परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो कि वर्तमान समय में, यदि हम प्रबंधन के क्षेत्र में चाहे जो भी वर्कशॉप्स देख लें, चाहे जो भी संगोष्ठियां देख लें, उनमें बहुतायत से ये एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है कि अभिवृत्ति परिवर्तन क्या संभव है, यदि संभव है तो किस प्रकार अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। अब भला अभिवृत्ति परिवर्तन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? चलिए पहले ये कथन ही आपको सुना देती हूँ। विलियम जेम्स का कहना है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य
अपनी अभिवृत्ति में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यानी निश्चित रूप से अभिवृत्ति परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एटीट्यूड चेंज इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व के प्रमुख उद्योगों में से एक अभिवृत्ति परिवर्तन है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज हम अपने आसपास देखें, हमारे उद्योजक, शिक्षक, राजनेता, नियोक्ता, विज्ञापनदाता सभी इस बात के लिए प्रयासरत होते हैं कि हमारी अभिवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए। आप देखते हैं रोज़मर्रा जब आप टीवी खोलते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, उसमें कई प्रकार की बातें लिखी हुई होती है। विज्ञापन के ज़रिए तो बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि कोई अमुक एक उत्पाद किस प्रकार आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। यानी ये भी अभिवृत्ति परिवर्तन का ही एक प्रकार है। प्रजातांत्रिक समाज में अभिवृत्ति परिवर्तन से ही व्यवहार नियंत्रण संभव है। बहुत स्पष्ट है क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में किसी भी नागरिक के ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगा सकते। स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चुनने के लिए पूरे तरह से वह आत्मनिर्भर होता है। तो फिर आप भला उसके व्यवहार को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो व्यवहार को नियंत्रित करने का यह एक बहुत ही सिविलाइज्ड, एक बहुत ही जाना माना तरीका है कि उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाए और इस प्रकार हम उसके व्यवहार पर भी नियंत्रण कर ले। आप बलपूर्वक अपनी इच्छानुसार लोगों से कोई काम नहीं करवा सकते, किंतु यदि उनके विचारों में परिवर्तन हम लाते हैं तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम इस बात की चर्चा करें कि अभिवृत्ति परिवर्तन क्या होता है, तो किस प्रकार होता है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है संगत यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट चेंज। इसका मतलब है कि किसी वस्तु के बारे में जब आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है तो वो और अधिक सकारात्मक हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपका कोई मित्र है, आप उसको चाहते हैं, निश्चित रूप से आपकी अभिवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक है। अब आपके सामने कोई ऐसी गंभीर समस्या आ गई थी जिसमें आपके मित्र ने ही आपकी बहुत मदद की, तो आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति थी जो अब और अधिक सकारात्मक बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे संगत परिवर्तन। यह परिवर्तन एक और प्रकार का भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पहले से हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक है और वो नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक हो जाए, तो ये दोनों है संगत परिवर्तन। दूसरा प्रकार होता है असंगत, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। जब हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति है किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, और वह सकारात्मक अभिवृत्ति जब नकारात्मक अभिवृत्ति में बदल जाए, अथवा नकारात्मक अभिवृत्ति जब सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है, तब भी ये असंगत परिवर्तन होता है। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि संगत परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत आसान होता है, जहाँ की पहले से सकारात्मक अभिवृत्ति है या नकारात्मक है, किंतु उसी दिशा में आगे आपने अधिक सकारात्मक अथवा अधिक नकारात्मक अभिवृत्ति को बना लिया। किंतु असंगत परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अभिवृत्ति परिवर्तन के उपाय। अभिवृत्ति परिवर्तन कुछ उपायों से लाया जा सकता है। वास्तव में यह बात इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि हमने आपसे चर्चा की थी पिछले सत्र में कि अभिवृत्ति एक अर्जित व्यवहार है, इट इज़ एन एक्वायर्ड बिहेवियर। तो यदि अभिवृत्ति अर्जित व्यवहार है, इसका मतलब परिस्थितियों द्वारा संपोषित व्यवहार है, तो निश्चित रूप से यदि हमने अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए परिस्थितियों में बदलाव लाया
तो फिर परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। यानी कि सरल शब्दों में, अभिवृत्ति में यदि परिवर्तन लाना है तो परिस्थितियों में हम बदलाव ले आएं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले है सुझाव के द्वारा। सुझाव के द्वारा अभिवृत्ति में परिवर्तन एक बहुत ही आम उपाय है। इसका आप हम सब उपयोग करते हैं। जैसे कि कई बार उसी व्यवहार या विचार को हम बार बार प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमें वह व्यवहार या विचार मनवाना हो। जैसे हम कहते हैं क्यों ना हम ऐसा कर लें, कि हमारी मंशा है कि वो व्यवहार वैसा हो जाए, तो हम उस व्यक्ति को ये सुझाव देते हैं जिससे हम वांछित व्यवहार चाह रहे हैं, उससे हम ये कहते हैं कि चलिए क्यों ना हम इस प्रकार का व्यवहार कर ले। तो ये एक सजेशन, एक तरीका हुआ। दूसरा उपाय है अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण हम अपने समूह को फॉलो करते हैं, समूह के विचारों का हम अनुगमन करते हैं। ये व्यक्ति की एक सामाजिक प्रवृत्ति है। अब उसके कई कारण होते हैं। यदि हम समूह के अनुरूप अपना व्यवहार नहीं रखेंगे तो समूह से बाहर हमें निकलना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो यदि अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना है तो हम जिस समूह को बिलोंग करते हैं, जिस समूह से संबंध रखते हैं, उस समूह के सभी सदस्यों का व्यवहार जैसा है वैसा ही व्यवहार हमको करना पड़ेगा। यानी कि समूह के अनुरूप हमें अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। ये भी एक उपाय है जो कि बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा उपाय है ग्रुप डिस्कशंस, सामूहिक परिचर्चा। देखते हैं कि जो सामूहिक परिचर्चा वाली स्थिति है, ग्रुप डिस्कशंस, उसमें अभिवृत्ति में परिवर्तन जल्दी होता है। क्योंकि जब पूरा समूह किसी एक विषय के बारे में गहन चर्चा करता है, तब उसमें उस विषय से संबंधित सभी कारक, सभी तत्व आ जाते हैं और कई बार व्यक्ति अभिवृत्ति में परिवर्तन भी कर लेता है। इसमें अगला और आखिरी बिंदु है गहन शिक्षा दीक्षा, इंटेंस इंडॉक्ट्राइनेशन। इसका मतलब ये है कि ऐसी सामाजिक प्रभाव की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए जिसमें व्यक्ति को क्रमबद्ध ढंग से कुछ न कुछ सिखाया जाए अथवा पढ़ाया जाए। जैसे कि हमारे धार्मिक गुरु हमें जो कुछ भी बतलाते हैं, उपदेश देते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। अब आगे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अनुनयात्मक संप्रेषण के द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है। अनुनयात्मक संप्रेषण एक बहुत ही जानी मानी तकनीक है, जानी मानी प्रविधि है और इसके द्वारा कई उद्योग समूहों में भी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा चुका है। सामाजिक प्रभाव को व्यक्ति स्वीकार करता है, अतः अभिवृत्ति परिवर्तन संभव हो पाता है। सामाजिक प्रभाव को स्वीकार करने की तत्परता ही अनुनयता है। तो जो बात हमको मनवानी है, व्यक्ति के अभिवृत्ति में, विचारों में जिस प्रकार का परिवर्तन लाना है, उसको किस प्रकार से व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाए, वो सभी बातें अनुनयात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। अभिवृत्ति परिवर्तन अनुनयात्मक संप्रेषण के द्वारा, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। पहला, संदेशदाता की विशेषताएं। दूसरा, संदेश की विशेषताएं। तीसरा, ग्रहणकर्ता अथवा श्रोता वर्ग की विशेषताएं। और चौथा, संदेश का माध्यम। तो अब हम एक एक करके इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संदेशदाता की विशेषता के बारे में। संदेशदाता की विशेषताओं को हम मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं में रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कौशल। संदेशदाता कितना स्किलफुल है, उसके पास कितनी एक्सपर्टीज़ है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ है अथवा नहीं, ये बातें
अभिवृत्ति परिवर्तन को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। एक अध्ययन इस पर हुआ था जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। होवलैंड और विस, ये 2 समाज मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने छात्रों के 2 समूह बनाए। दोनों समूहों को दी गई सूचनाएं बिल्कुल एक समान थी, किंतु पहले समूह को ये कहा गया कि आपको जो सूचनाएं दी जा रही हैं वह एक एक्सपर्ट के द्वारा दी जा रही है, विषय विशेषज्ञ के द्वारा दी जा रही है, और दूसरे समूह से ये कहा गया कि आपको दी गई सूचनाएं किसी विषय विशेषज्ञ की नहीं है, ये कहीं ऐसे ही छपी थी, कहीं प्रकाशित हुई थी, उसको हम आपको सुना रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि पहला समूह जिसने कि किसी विषय विशेषज्ञ की सूचनाएं हैं ऐसा सुनकर सूचनाओं को ग्रहण किया था, उन्होंने अपनी अभिवृत्ति में 30% बदलाव लाया। और दूसरा समूह जिसने कि ये सोचा, जिसको ये बताया गया था कि यहाँ कहीं प्रकाशित खबर हम आपको सुना रहे हैं, उनकी अभिवृत्ति में मात्र 7% ही बदलाव आया। यानी जो संदेशदाता है उसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है, उसमें कितना स्किल है, कितना कौशल है, इस बात का प्रभाव बहुत पड़ता है। दूसरी बात, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति जब कोई बात हमारे सामने रखता है तो उसकी बात पर गौर किया जाता है। इसके बारे में चाइकिन और पोलॉक ने कुछ अध्ययन किए थे और उन्होंने ये पाया था कि संदेशदाता जब आकर्षक होता है तो उसकी बात को तत्परता से ग्रहण भी किया जाता है और उसकी बात की तरफ बहुत जल्दी गौर किया जाता है। तीसरी बात है प्रेरणा। क्या संदेशदाता जो बातें बता रहा है, कम्युनिकेटर जो बातें हमारे सामने रख रहा है, क्या वो इतने अच्छे ढंग से रख रहा है कि लोगों को प्रेरित कर सके? लोगों की मनोवृत्ति बदलने के लिए सबसे पहले तो उन्हें प्रेरित करना होगा। तो जो संदेशदाता प्रेरणा ला पाते हैं वे बहुत अच्छी तरह लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। दूसरी बात है संदेश की विशेषताएं। जो संदेश है वह संदेश किस प्रकार दिया जा रहा है, यह बात भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें एक बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक पक्षीय व उभय पक्षीय दलील। कई बार ये देखा गया है कि जब संदेश का सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया जाता है तो लोग उस संदेश को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि इसमें ज़रूर संप्रेषणकर्ता का कोई लाभ छिपा है। इसलिए जब कोई भी किसी भी पक्ष, किसी भी वस्तु के बारे में हमें कुछ संदेश देना है तो उसके फॉर और अगेंस्ट, उसके लाभ और हानिप्रद दोनों पक्षों को देने से उसे जल्दी स्वीकार किया जाता है। भयोत्पादकता। कई बार संदेश ऐसा भी होना ज़रूरी होता है जो कि लोगों में भय को उत्पन्न कर सके। जब भय को उत्पन्न करने वाला कोई भी संदेश दिया जाता है और साथ में उस भय को कम करने का उपाय भी बताया जाता है तो इसको लोग स्वीकार करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। शासन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली अपील कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में सचेत करने के लिए जो भी विज्ञापन आते हैं उनमें अक्सर भय उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां दिखाई जाती है ताकि उस संदेश की तरफ लोग ध्यान दें। प्राथमिकता का प्रभाव। जो बात हमारे सामने सबसे पहले लाई गई है उस बात की तरफ हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। आवृत्ति यानी बारंबारता। बार बार जो बातें हमारे सामने दी जाए, जैसे विज्ञापन बार बार उपस्थित होते हैं तो हम उनकी तरफ अधिक ध्यान देते हैं। श्रोता वर्ग की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो श्रोता की मानसिक स्थिति कैसी है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, उसकी उम्र क्या है और हम जो बात कह रहे हैं उसमें श्रोता सक्रिय रूप से सम्मिलित है अथवा नहीं। तो संदेश का माध्यम भी इसमें बहुत अधिक महत्व रखता है। तो दोस्तों, हम अब समाप्त करते हैं अपनी चर्चा को कि जब हम अपने अभिवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं तब अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तब निष्पादन भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है और जब निष्पादन में परिवर्तन होता है तब आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। हम चीज़ों को उसी प्रकार नहीं देखते जिस प्रकार वह वस्तुतः है, बल्कि उसी दृष्टि से वस्तुओं को देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिवृत्ति। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वीणा दानी, निवेदिका फरनाज हसन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।